स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। इंडियाज मोस्ट वांटेड अब्दुल करीम टुंडा, वो अब्दुल करीम टुंडा जिसे डॉक्टर बॉम्ब भी कहा जाता था। अब ये जो नाम है, ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस नाम को आपने ज़रूर सुना है। ये वो नाम है, ये वो अब्दुल करीम टुंडा है जो कि लश्कर तैयबा का बॉम्ब एक्सपर्ट कहा जाता था, जो दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी एसोसिएट रहा, जिसे ISI ने फेक इंडियन करेंसी नोट्स को भारत में फैलाने के लिए इस्तेमाल किया, उसको यूज़ किया, काम उसको दिया। और वही अब्दुल करीम टुंडा जिसने भारत में 5 सालों में 40 बॉम्ब ब्लास्ट किए और 20 सालों तक फरार रहा। आखिर उस इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टुंडा को पकड़ा कैसे गया, उस पूरे ऑपरेशन के बारे में, अब्दुल करीम टुंडा के बारे में आज आपको इस एपिसोड में, इस वीडियो में बताने वाले हैं। कैसे RNW रॉ, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का वो जॉइंट ऑपरेशन हुआ, किस तरह से नेपाल बॉर्डर से टुंडा को पकड़ा जाता है, और पकड़े जाने पर इंटेरोगेशन में अब्दुल करीम टुंडा ने ऐसा क्या कहा था कि एजेंसीज के अफसर भी वो बात सुनकर दंग रह गए थे। ये सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि भारत में अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकी को क्या सज़ा मिली। इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्टडी IQ के सारे कोर्सेज, सारे बैचेस के लिंक्स अवेलेबल हैं। क्लिक करिए, अपना कोर्स अपने अकॉर्डिंगली परचेज करिए। भारत के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। अपनी तैयारी को आप मजबूत बनाएंगे। और यहाँ पे आप जब परचेज करेंगे तो VJ लाइव कोड ये आपको लगाना है। VJ लाइव ये आपका कोड है, आपको लगाना है। बड़ा आपको डिस्काउंट यहाँ में मिलता है और साथ ही साथ में अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे इस एपिसोड की। तो साल 1943 के आसपास अब्दुल करीम टुंडा का जन्म होता है। बचपन जो था दिल्ली के दरियागंज एरिया में निकला। दरियागंज में भी स्पेसिफिक देखा जाए तो छत्ता लाल मियाँ नाम की एक जगह थी। इस एरिया में डिलाइट सिनेमा के पीछे इसका जो पूरा बचपन था वो गुजरना शुरू होता है। लेकिन कुछ सालों के बाद ये देखा गया कि जो पिता थे अब्दुल करीम टुंडा के, वो पूरे परिवार को अपने पुश्तैनी गाँव ले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिलखुवा में जाकर वहाँ पे जो बाजार खुर्द है उस एरिया में ये लोग जाके सेटल हो जाते हैं। इनका वहाँ पे घर बनता है। अब्दुल करीम टुंडा जो था वहीं पे पढ़ाई अपनी शुरू करता है क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से। इसकी पढ़ाई शुरू हुई लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये पढ़ नहीं पाया। इसकी वजह आगे आपको पता चलेगी इस कहानी में। खैर, अब्दुल करीम टुंडा के बारे में एक वाकया उसके बचपन से रिलेटेड बताया जाता है। जब ये लोग दरियागंज दिल्ली में रहा करते थे, करीबन 10 से 12 साल की उसकी उम्र थी। दरियागंज के उस इलाके में एक चूरन बेचने वाला जो था वो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, दरअसल एक तो वो वहाँ पे जब आता था तो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, अपना चूरन बेचने के लिए वो कुछ केमिकल ट्रिक्स को यूज़ करता था। छोटी छोटी कुछ केमिकल ट्रिक्स थी जो वो उन्हें दिखाया करता था, जिसमें पोटास और चीनी का यूज़ करके उसे किसी एसिड के साथ मिलाकर वो यहाँ पे जो एक तरह से आग थी उसको जलाया करता था। अब ये इस तरह के जो चूरन बेचने वाले ये जो चीज़ें थी, कई दफ़ा आप अगर मोहल्लों में रहे हैं तो आपने भी उस समय पर देखा होगा कि इस तरह के लोग आते थे। लेकिन अब्दुल करीम टुंडा जब ये चीज़ें देखता था तो वो इससे बहुत ज़्यादा उसको इसमें दिलचस्पी बढ़ी। उसकी जो दिलचस्पी आगे बढ़ी है तो यही वो पॉइंट था जब उसने अपनी इंटेरोगेशन में आगे बताया है कि यहीं से बॉम्ब बनाने का जो तरीका था वो पहली दफ़ा उसने सीखा है, पहली दफ़ा देखा है। हालांकि ये जो चूरन बेचने वाले इस तरह के जो थे वो आप सभी के, कई लोगों के मोहल्लों में आते होंगे, कभी किसी के दिमाग में इस तरह की एक उपज नहीं हुई होगी कि इससे आप बॉम्ब भी बना सकते हैं। तो खैर, ये उसकी एक गलत मानसिकता का यहाँ पे उसको दर्शाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। यही वो उम्र थी करीबन जब अब्दुल करीम टुंडा 10 से 12 साल का था। बताया जाता है कि इसी समय के आसपास उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। क्लास 7 तक उसने अपनी पढ़ाई की, उसके बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। इसके बाद करीम जो था वो एक मेटल वर्कर की तरह छोटे छोटे कारखाने जो थे उनमें मजदूरी करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है। पहले मेटल वर्कर की तरह काम किया, उसके बाद मोची बना, फिर कारपेंटर का काम किया, स्क्रैप डीलर का, नाई का काम किया, यहाँ तक कि वेटर का भी काम किया। जो भी रोज़गार मिलता था वो करता था। और ये जो एरियाज़ थे उसके रोज़गार के अलग अलग जॉब करने वो जाता था। तो पिलखुवा, गाज़ियाबाद के पिलखुवा में, कभी मेरठ, आगरा, अहमदाबाद तक वो गया। इन शहरों में उसका जो काम था वो रहता। ये सारी चीज़ें चलती हैं। करीम टुंडा की इसके बाद पहली शादी हुई। उसकी पहली शादी हुई उसकी बचपन की दोस्त जरीना यूसुफ से। 3 बच्चे भी हुए। रोज़गार की तलाश में वो नॉर्थ इंडिया में अलग अलग जगह घूमता रहता था, लेकिन कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रह पाता था। बच्चे भी थे, वो सभी लोग जो फैमिली थी, परिवार था, वो पिलखुवा में बेस थे, पिलखुवा में सेटल थे। तो उसका एक बेस जो था वो पिलखुवा बन चुका था पूरी तरह से। हालांकि वो जॉब के लिए अलग अलग जगह घूमा करता था इस समय पर। अब ये समय आ चुका था 1980s का।
साल 80 का जो शुरुआती 80 के दशक के कुछ शुरुआती साल थे। इस समय बताया जाता है कि वो लोहारन मोहल्ला के अंदर एक होम्योपैथिक क्लिनिक सेटअप करता है। यहाँ पे उसने एक होम्योपैथिक क्लिनिक सेटअप करना शुरू किया, दवाइयाँ देना शुरू किया जो आसपास के लोग थे उन्हें। डॉक्टर की तरह वो यहाँ बिहेव करने लगा था। लेकिन 80 के दशक के उन शुरुआती सालों का यही दौर था जब अब्दुल करीम टुंडा का एक रिलीजियस इंगेजमेंट जो था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। इस वक्त आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद जो केस था, राम जन्मभूमि जो मामला था, वो पूरी तरह से देश में चल रहा था। और इनफैक्ट साल 1984 आते आते 1984 के बाद तो ये जो राम जन्मभूमि मूवमेंट था वो बहुत तेज़ भी हो चुका था। यही वो फेज़ था जब अब्दुल करीम टुंडा एक तरह से जो रिलीजियस इंगेजमेंट उसका बढ़ रहा था उसके चलते अहमदाबाद जाता है। अहमदाबाद जाने के बाद मदरसों में, छोटे छोटे मदरसों में इस्लामिक टीचिंग्स देना शुरू कर देता है। ये सब जब उसने करना शुरू किया और उसकी वाइफ को इसकी जब भनक पड़ी तो बताते हैं कि जो उसकी पहली वाइफ थी जरीना, जो उसकी बचपन की दोस्त हुआ करती थी, जिससे उसके 3 बच्चे भी थे, वो इस रिलोकेशन से वो नहीं चाहती थी कि वो पिलकुआ छोड़ के या अपना घर छोड़ के अब्दुल करीम टुंडा के साथ इस तरह के एक काम में लग जाए। तो उसने यहाँ पे क्या किया कि रिलोकेशन से मना कर दिया। जब इनकार किया तो इसके बाद अब्दुल करीम टुंडा ने उस समय इसकी उम्र जो थी करीबन 40-41 साल की उम्र थी, उसने दूसरी शादी की। और दूसरी शादी की अहमदाबाद की एक 18 साल की लड़की जिसका नाम था मुमताज़ रहमान से। दोनों का एक बेटा भी हुआ बाद में। अब मुमताज़ रहमान जो थी वो पूरी तरह से अब्दुल करीम टुंडा के काम में उसका हाथ बटाती थी। ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगला साल आता है 1985। 1985 में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक बहुत बड़ा कम्युनल राइट होता है और उस दंगे में अब्दुल करीम टुंडा का एक क्लेम था जो उसने पुलिस इंटेरोगेशन में भी बाद में कहा। उसने कहा कि साल 85 में जो दंगे हुए भिवंडी में, उन भिवंडी राइट्स में उसके कुछ रिश्तेदार थे जिनको मार दिया गया, वो उसमें मारे गए। और यही इंसिडेंट था जो उसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया था। यहीं से उसने सोच लिया था, जो अब धीरे धीरे वो एक अलग तरह की मानसिकता में जाता जा रहा था, अब उसने ये सोच लिया था कि वो पूरी तरह से यहाँ से अपना बदला लेगा। उसने बचपन के जो छोटे छोटे जो केमिकल रिएक्शंस उसने देखे थे उस चूरन वाले के, उनको दोबारा आजमाना शुरू किया। वो बॉम्ब बनाना चाहता था यहाँ पे। लोकली जो अवेलेबल मटेरियल था, यूरिया, नाइट्रिक एसिड, बाकी और कई सारी चीज़ें, डिटेल में कई जो केमिकल्स हैं वो रहते हैं इसमें, यहाँ पे आपको बताया नहीं जा सकता है। तो यूरिया, नाइट्रिक एसिड, इस तरह की कई सारी चीज़ें, एसिड्स, इनको मिलाकर इस्तेमाल करके उसने अब IED, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस बनाना जो था उसका काम जो था वो शुरू कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान एक और हादसा भी टुंडा के साथ में हुआ। इसी साल 1985 में वो, क्योंकि अब मुंबई पहुंच चुका था, मुंबई में रहकर ये सारे काम कर रहा था, मुंबई में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि यही बॉम्ब बना रहा था वो 85 में, जब एक एक्सीडेंट उसी के साथ में हुआ कि बॉम्ब बनाते वक्त उसका खुद का एक जो हाथ था, उसका जो बायां हाथ था, लेफ्ट हैंड था, वो यहाँ बॉम्ब बनाते हुए अचानक ब्लास्ट हुआ और वो हाथ उड़ जाता है। यहीं से उसका नाम जो था, उसका जो निक नेम जो बाद में पड़ा, पहले उसका नाम अब्दुल करीम हुआ करता था, लेकिन यहीं से उसको जो नाम था टुंडा, वो उसके नाम के साथ अटैच हो गया था। तो ये सारी चीज़ें रहीं। लेकिन बॉम्ब मेकिंग जो वो ये लगातार कर रहा था, ये जो अपनी स्किल को एक तरह से डेवलप कर रहा था, इसे अब तक एक आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन नहीं मिला था। ये मिला मुंबई में ही तब जब उसकी मुलाकात हुई डॉक्टर जलीस अंसारी से। डॉक्टर जलीस अंसारी जो एक मुस्लिम डॉक्टर तो था ही, लेकिन साथ ही साथ कम्युनल वायलेंस जो था उसका एक सपोर्टर बन रहा था एक तरह से। उसके खिलाफ कैसे आर्म रिस्पॉन्स अपनाया जाए, कैसे हथियार उठा लिए जाएँ देश के अंदर ही, भारत के अंदर ही, तो उसका एक सपोर्टर बहुत तेज़ी से बनना शुरू हो चुका था जलीस अंसारी। और इसी जलीस अंसारी के साथ जब इसका साथ मिला अब्दुल करीम टुंडा को, तो यहाँ इन दोनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था तंजीम इंसलाह उल मुस्लिमीन। मुंबई के मोमिनपुरा स्लम में इस ग्रुप को बनाया जाता है। अपने नाम के अकॉर्डिंग ये जो ग्रुप था वो हालांकि रिफॉर्म की बात करता था, लेकिन असल में धरातल पर जो उसका काम था, ये एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसका काम था भारत में अलग अलग शहरों को टारगेट करना और वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट करना। अब इस ग्रुप के बनने के बाद जो लेट 1980s और अर्ली 1990s के साल रहे, इस ग्रुप ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो मामला था वो भी देखा। इस बीच में भी ये पनपता रहा, लगातार आगे बढ़ता रहा। जो राइट्स हो रहे थे भारत में अलग अलग शहरों में, वो भी देखे। भिवंडी राइट भी उसमें से एक था जिसके बाद इस ग्रुप को बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें इसके बैकग्राउंड में रहीं। लेकिन इसी बीच जो अब्दुल करीम टुंडा था, जो अब तक एक मदरसा में टीचिंग देने वाला एक शख्स हुआ करता था, वो अब एक टेक्नीशियन बन जाता है। टेक्नीशियन से हमारा मतलब है कि उसका काम अब यहाँ पे था, एक बॉम्ब टेक्नीशियन जो बन चुका था। वो लो कॉस्ट इजीली असेंबल्ड IEDs बनाना सीख चुका था। वो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, बॉम्ब बनाना सीख गया था।
साथ ही साथ उसका एक और काम था दूसरों को भड़का के इन बॉम्ब्स को देना और उसके बाद उनका इस्तेमाल भारत के अलग अलग शहरों में कराना। यहाँ पे अब ये जब सारी चीज़ें रहीं तो इस बीच में पाकिस्तान की आईएसआई ने क्या किया, आप ये देखिए। 1992 6 दिसंबर का वो दिन था जब बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ। पाकिस्तान की आईएसआई ऐसे ही किसी एक मौके की फिराक में थी। आईएसआई ने दाऊद इब्राहिम के साथ में इसके बाद बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद ही 1993 में ही मार्च के महीने में बॉम्बे में बॉम्ब ब्लास्ट कराए। बहुत बड़ा जो ब्लास्ट रहा, मतलब एक तरह से ऐसा हमला था जो कि आज़ाद भारत के बाद सबसे बड़ा हमला जिसको कहा जाता है। तो 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जो थे आईएसआई ने कराए दाऊद इब्राहिम के साथ मिलकर। सैकड़ों लोग यहाँ पे मारे गए। लेकिन यहीं पे आईएसआई ने क्रॉस बॉर्डर एसेट जो थे उन एसेट्स को कल्टीवेट करना भी शुरू कर दिया था इसी समय से। मेनलैंड इंडिया के अंदर जो कि ब्लास्ट कर पाएँ, सैबोटाज कर पाएँ, खुफिया अपने नेटवर्क्स बना पाएँ, ये सारा काम जो था आईएसआई ने इसी समय से 93 के बाद से ही लगातार शुरू किया भारत में। लश्कर तैयबा ने मुंबई में अपने जितने भी उसके लोग हुआ करते थे, जो भी उसके ऑपरेटिव्स थे, आतंकी थे, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके आए हुए थे, उन सबसे कांटेक्ट करके अब रिक्रूट्स को बुलाना शुरू किया। ये सारी चीज़ें यहीं से इस प्रोसेस से शुरू हुई, आप ये देखिए। और इसी दौर का शख्स है आतंकी है अब्दुल करीम टुंडा। तो यहाँ से जब ये सब रिक्रूट्स को बुलाया गया लश्कर तैयबा के द्वारा, इसी दौर में बताया जाता है कि अब्दुल करीम टुंडा भी था जिसको आईएसआई ने लश्कर के उन हैंडलर्स ने पिक किया। पिक करके अब्दुल करीम टुंडा को पाकिस्तान बुलाया जाता है। ये पाकिस्तान गया, वहाँ पे जाके लश्कर के चीफ हाफिज सईद से मिला। उसने यहाँ पे आईईडी को प्रॉपरली बनाना सीखा, टेरर टैक्टिक्स सीखी। फॉर्मल जो ट्रेनिंग थी बम बनाने की, अब तक वो एक्सपर्ट नहीं हुआ था इसमें, तो वो यहाँ पे उसको एक्सपर्ट किया गया। तो अब वो प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग यहाँ पे लेता है। इसके बाद में उसे अफगानिस्तान के कुन्नार प्रोविंस में, वहाँ पे भी एक लश्कर तैयबा का जो कैंप था, वहाँ पे बुलाने का ऑफ़र मिलता है। हालांकि ये गया भी वहाँ पे, बट रिपोर्ट ये बताती हैं कि बीच में ही इसने इस कैंप को छोड़ दिया था और ये वापस आ जाता है। लेकिन नेटवर्क जो था इसका वो पूरी तरह से अब बनना शुरू हो चुका था। ये जो नेटवर्क बना, इसी नेटवर्क के थ्रू बताते हैं कि अब्दुल करीम टुंडा दाऊद इब्राहिम से मिला। दाऊद इब्राहिम के गैंग में, डी कंपनी में भी उसके कई सारे करीबी लोग रहे। एलईटी लश्कर तैयबा की जो टॉप लीडरशिप, हाफिज सईद, ज़कीउर रहमान लकवी, आज़म चीमा, इन सब के साथ उसके एसोसिएशंस रहे लगातार। पुलिस के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो दाऊद इब्राहिम का एक की एड माना जाता था। ये साल 93-94 के आसपास की बात है। अब तक एजेंसीज जो थी उन्हें टुंडा के बारे में खास कोई इन्फॉर्मेशन जो थी वो थी नहीं। लेकिन ये जो साल था 1993, 6 दिसंबर, बाबरी मस्जिद की जो पहली बरसी थी, इसी दिन पर भारत के अलग अलग शहरों में, कई सारे शहरों में ट्रेन्स में ब्लास्ट होते हैं। इन शहरों में मुंबई, हैदराबाद, सूरत, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये सारे शहर थे। अलग अलग जगह ब्लास्ट हुए। सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन की, इसके बाद इस इन्वेस्टिगेशन में पहली दफ़ा नाम सामने निकल के आया अब्दुल करीम टुंडा का। आरोप ये था कि टुंडा ने जलीस अंसारी के, उसी डॉक्टर जलीस अंसारी के साथ मिलकर एक ऐसे सीरियल ब्लास्ट को प्लान किया है जिसमें डिवाइसेस जो थे वो उसने बनाए, लोकल ऑपरेटिव्स जो थे वो टुंडा ने सिलेक्ट किए, उन्हें डिप्लॉय किया और इसके बाद ये सारे ब्लास्ट कराए गए। सीबीआई ने इस केस में टाडा के अंदर जो केस था उसको री रजिस्टर भी किया था। टुंडा को मेन एक्यूज इसमें बनाया था, लेकिन तब तक टुंडा भारत से फरार हो चुका था। वो यहाँ पे मिला नहीं, फरार हुआ। खैर, ये केस जो था, इसके बारे में आपको बता दें, आगे जब ये केस बहुत समय तक, बहुत सालों तक चलता रहा, 2024 में हाल ही में आप देखिए, राजस्थान के अजमेर में एक कोर्ट ने एविडेंस की कमी के चलते टुंडा को इस 1993 सीरियल ट्रेन ब्लास्ट के केस में एक्विट कर दिया है। हालांकि ये अकेला केस नहीं है उसके ऊपर जो चल रहा हो, और इस वजह से वो इस समय भी अभी जेल में है। तो खैर, कहानी पर वापस आते हैं। 1993 में टुंडा का नाम पहली दफ़ा सामने आया। अगला साल आया 1994। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो थी उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है। गाज़ियाबाद के पास ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 19 लोग जो थे उस ट्रेन के अंदर, उनकी जान गई। यहाँ भी इन्वेस्टिगेशन जो हुई, इन्वेस्टिगेशन में टुंडा का नाम सरफेस हुआ और एजेंसीज ने क्लेम किया कि ये बिल्कुल टुंडा का ही काम है। सीबीआई और दिल्ली पुलिस के मुताबिक बताया जाए आपको कि 1990s में मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, रोहतक, जालंधर और ऐसे कई सारे शहर थे जहाँ पे टोटल मिलाकर इसने ये जो पूरा 90s का दौर रहा, इनफैक्ट 1993 से 98 के बीच का वो साल बताए जाते हैं, टुंडा ने इन सारे शहरों में मिलाकर कुल 43 ब्लास्ट किए। वो 43 ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, 400 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। इन हमलों के बाद छानबीन लगातार जारी रही एजेंसीज़ की। इस छानबीन के चलते ही साल 94 में, 1994 में ही एक झटका लगा अब्दुल करीम टुंडा को, जब उसका साथी डॉक्टर जलीस अंसारी जो था वो गिरफ्तार हो जाता है। 94 में जलीस अंसारी गिरफ्तार हुआ। ये देखते ही टुंडा ने भारत छोड़ दिया, यहाँ से सीधा ढाका पहुँच जाता है। बताते हैं बांग्लादेश पहुँचा, ढाका,
और वहाँ जब गया, वहाँ पे जाके उसने लोकल जो जिहादी एलिमेंट्स थे, जो लोकल ऐसे लड़के थे, रोहिंग्या मुस्लिम्स थे, इन सभी को साथ में लेकर इनको ब्रेन वॉश किया और ब्रेन वॉश करके इन्हें आईईडी बनाना सिखाने लगा। यहाँ पे ट्रेनिंग देना शुरू करता है आईईडी बनाने की। दिल्ली में ही ये बताते हैं कि 1996 और 98 के बीच में एक पूरा टेरर कैंपेन जो था वो चला था, जहाँ पे करोल बाग में, सदर बाज़ार में, कैपिटल के राजधानी के अलग अलग कई सारे इलाकों में इस तरह के मॉड्यूल्स को पकड़ा गया था। और कई सारे मॉड्यूल्स ने तो यहाँ पे ब्लास्ट भी किए थे इस दौरान में, जहाँ पे ये लोग पेंसिल की बैटरी से डेटोनेट होने वाले आईडीज यूज़ कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने उस समय पर ये साफ तौर पर कहा था कि ये जो सारे के सारे लड़के पकड़े गए हैं, ये टुंडा के विद्यार्थी हैं, उसके छात्र हैं, उसके स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार आए हैं। ये वो ऑपरेटिव हैं जिन्हें टुंडा ने ढाका जब वो भागा है तो वहाँ से लगातार ये जिनको उसने सिखा के भेजा है, भारत में डिप्लॉय किया है, ये वो लड़के थे जिन्हें टुंडा ने बॉम्ब बनाना सिखाया था। इसलिए उसको बॉम्ब एक्सपर्ट या फिर डॉक्टर बॉम्ब भी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ में रही। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक दिसंबर 1996 से लेकर 1998 के बीच में नई दिल्ली, पानीपत, सोनीपत, लुधियाना, कानपुर, वाराणसी, एक पूरा कॉरिडोर एक तरह से आप देखिए कि ब्लास्ट हर अलग जगह, हर बड़े शहर में भारत के ब्लास्ट हो रहे हैं। और हर जगह जो भी थ्रेट था शुरुआत से अंत तक, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर एक नाम सामने आके जुड़ता था टुंडा का, कि टुंडा के नेटवर्क के द्वारा किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जो आपको एक हमने ये सोनीपत का जो ब्लास्ट बताया उसके बारे में बताया जाए। 28 दिसंबर 1996 को सोनीपत हरियाणा के बस स्टैंड पर और एक पास में एक लोकल स्वीट की शॉप हुआ करती थी, मिठाई की दुकान थी, वहाँ पे 10 मिनट के गैप में 2 ब्लास्ट होते हैं, 2 बहुत बड़े ब्लास्ट। पहले बस स्टैंड पे हुआ, उसके बाद इस मिठाई की दुकान पे हुआ। दोनों ही इलाके ऐसे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने जो लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, अचानक से वो इस आतंकी हमले का शिकार होते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 12 से 15 ऐसे लोग थे जो कि बुरी तरह यहाँ पे ज़ख्मी हुए। किसी का हाथ गया, किसी का कोई अपाहिज हो गया, किसी का पैर चला गया। बहुत भयावह स्थिति थी उस समय पर सोनीपत के इस ब्लास्ट में। तो ये भी उन्हीं सारे जो साल रहे 96 से 98 के बीच के जो इसके ब्लास्ट बताए जाते हैं, जिसमें टुंडा का कहीं ना कहीं नाम जुड़ता था, उसी बीच में ये भी ब्लास्ट रहा। अच्छा, इस बीच में इसके बाद जब साल 2000 आया और 2000 के बाद में आप सभी को हमने एक डिटेल एपिसोड किया है इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर, कैसे इंडियन मुजाहिदीन बना था, कैसे यासीन भटकल ने और इकबाल भटकल, रियाज भटकल ने इसे बनाया था। तो इसके ऊपर एपिसोड किया था आपने। उस एपिसोड में सिमी का नाम ज़रूर सुना होगा, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी जो था, इसके बारे में बताया जाता है कि अब्दुल करीम टुंडा ना सिर्फ एलईटी के लिए काम कर रहा था इस समय तक, उसका काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उसका काम सिमी को, जो बाद में इंडियन मुजाहिदीन के रूप में उभरा है, उसको गाइड करने के तौर पर भी जोड़ा जाता है। वो सिमी को भी लगातार इसके जो लोग थे, जो इंडियन मुजाहिदीन के ये भटकल ब्रदर्स थे, इन सभी को गाइड कर रहा था। वो रोहिंग्या मुस्लिम्स को रिक्रूट करके बुद्धिस्ट को टारगेट करने का भी एक प्लान जो था उस पर भी काम कर रहा था। आप सोचिए कि बुद्धिज़्म को भी यहाँ टारगेट कर रहा था अब्दुल करीम टुंडा। पुलिस और इंटेलिजेंस के मुताबिक वो सिर्फ डिवाइस नहीं बनाता था, बल्कि एक पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंडोक्ट्रिनेट करना, कैसे उन्हें जो लड़के हैं उन्हें बॉम्ब मेकिंग सिखानी चाहिए, कैसे लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना चाहिए, कैसे कहाँ कहाँ पे उन लड़कों को भेजा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें उसने करीबन 28 साल तक वो बॉम्ब मेकिंग, इन सारे जो लड़के थे ब्रेन वॉश कर लिए गए थे, उनको सिखाता रहा है। टुंडा लगातार ये सारी एक्टिविटीज़ करता रहा, टेरर एक्टिविटीज़ करता रहा, लेकिन एजेंसीज जो थी भारत की टुंडा को कभी पकड़ नहीं पाई, क्योंकि उस समय पर वो लगातार पाकिस्तान में था और पाकिस्तान में भी अंडरग्राउंड था। फरार रहकर टुंडा ने 2 काम पैरेलल अपने चलाए। एक तो वो जो आपको हमने बताया कि एलईटी के लिए, लश्कर तोयबा के लिए बॉम्ब एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा था, ट्रेनर की तरह, बॉम्ब ट्रेनर की तरह काम कर रहा था। लेकिन दूसरा एक और उसका काम था यहाँ पे, जो कि आईएसआई ने उसको दिया था। ये था फेक इंडियन करेंसी नोट्स का, एफआईसीएन का। एफआईसीएन का एक बहुत बड़ा रैकेट जिसमें टुंडा को शामिल किया गया। आईएसआई लिंक्ड ये पूरा नेटवर्क था जिसमें नकली इंडियन करेंसी के जो नोट थे, नकली इंडियन नोट जो थे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा काम जो टुंडा को दिया गया। यहाँ पे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश से, नेपाल के ज़रिए, कभी दुबई या गल्फ रूट से इंडिया तक जो पूरा ये एफआईसीएन था, इसको पुश करता था। और इसका जो मेन हैंडलर एक तरह से था वो अब्दुल करीम टुंडा इस समय पर बना दिया गया था आईएसआई के द्वारा। तो ये भी एक काम था जिसमें उसको लगा दिया गया। अब आप देखिए कि एक तरफ दाऊद का करीबी है, दूसरी तरफ लश्कर तैयबा का बॉम्ब एक्सपर्ट है, और तीसरी तरफ अब ये आईएसआई के साथ भारत में फेक इंडियन करेंसी नोट्स फैलाने लगा था। इस बीच में कुछ सालों तक ऐसा भी रहा, 2000 और 2001 के आसपास की बात बताई जाती है कि जब इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस तरह के इंटेल मिले कि अब्दुल करीम टुंडा मर चुका है। 2000 के आसपास एक ऐसी खबर भी आई थी कि जब एक ब्लास्ट में ऐसा बताया गया कि उसकी मौत हो गई है,
बॉम्ब बनाते हुए ही वो मौत हुई है उसकी, जैसा 85 में उसका एक बायां हाथ गया था बॉम्ब बनाते हुए। लेकिन ये सब जो खबरें थी बाद में कुछ सालों के बाद इनको सर्च किया गया, फॉलोअप लिया गया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। पर एक चीज़ मिली 2005 में। 2005 में एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, नाम था अब्दुल रज़ाक मसूद। अब्दुल रज़ाक मसूद ने बताया अपनी इंटेरोगेशन के दौरान कि अब्दुल करीम टुंडा दरअसल ज़िंदा है, लाहौर में उसे देखा गया है और इस समय पर भी प्रॉपरली एक्टिव है। 2005 में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके बाद में इंटेलिजेंस एजेंसीज एक बार फिर से अपना सर्विलांस मोड जो था उसको एक्टिव करती हैं, अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर नज़र रखनी शुरू करती हैं, जो भी सोर्सेज थे, सूत्र थे, उनको उसके पीछे लगाती हैं। 2008 आप सभी जानते हैं 26/11 का हमला हुआ भारत के ऊपर, एक और बहुत बड़ा हमला लश्कर तैयबा के उन 10 आतंकवादियों ने जब यहाँ पे आके कत्लेआम जो किया है। 26/11 हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक फॉर्मल मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट की फॉर्मली एक लिस्ट पकड़ाई गई थी पाकिस्तान को मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की। वो जो डोजियर था उस लिस्ट में 15वें नंबर पर नाम था सैयद अब्दुल करीम टुंडा का। इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस उसके ऊपर इशू कर दिया गया था भारत के द्वारा, सारी चीज़ें कर दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान कभी भी टुंडा को हैंडओवर करने को राज़ी नहीं था। पाकिस्तान से कई दफ़ा ये कहा गया कि अब्दुल करीम टुंडा जो है आप तुम्हारे यहाँ है, पाकिस्तान में है, लाहौर में उसको देखा गया है, लश्कर तैयबा के साथ कनेक्टेड है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने अब्दुल करीम टुंडा हैंडओवर नहीं किया भारत को। साल 2010 आ जाता है यहाँ पे। 2010 के आसपास दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है। ये इन्फॉर्मेशन थी कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे उस समय पर, और कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पर टुंडा दिल्ली के आसपास इलाकों में ब्लास्ट करने वाला है। हमारी एजेंसीज ने इस इंटेल के ऊपर काम किया। काफ़ी सारे जो ऑपरेटिव्स थे टुंडा से जुड़े हुए, उससे रिलेटेड लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स, इन्हें उसके अकम्प्लाइसेस जो थे उनको अरेस्ट किया जाता है और टुंडा का ये प्लान यहाँ पे फेल हो जाता है। लेकिन इससे ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इससे एजेंसीज को ये ज़रूर पता चल गया था कि ये जो खबर मिली थी 2005 में कि टुंडा जिंदा है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो अभी भी एक्टिवली ये काम कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कि 2012-13 में फेक इंडियन करेंसी नोट्स का एक बहुत बड़ा केस सामने आया था, जिसमें काफ़ी करोड़ों में, इनफैक्ट 2.25 करोड़ के FICN जो थे उनकी रिकवरी हुई थी। इस केस में टुंडा को कोरियर कम कोऑर्डिनेटर बताया गया था। यहाँ पे भी जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो एक बात ये क्लियर हो गई यहाँ से कि जो टुंडा का नेटवर्क है वो भी एक्टिव है, वो भी लाइव है, और अब्दुल करीम टुंडा भी प्रॉपरली एक्टिव है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। यहाँ से कुछ समय निकलता है, साल 2013 आता है। 2013 में एक और इंसिडेंट आया जो कि टुंडा से जुड़ा हुआ है। उसके पास इस समय पर पाकिस्तानी पासपोर्ट आ चुका था, पहले भी हालांकि होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जो पुख्ता सबूत जो रिपोर्ट्स में मिलते हैं वो ये है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके पास में, जिसका नंबर था AC4413-161, 23 जनवरी 2013 को अब्दुल कुदूस के नाम पर उसको एक जो पासपोर्ट था वो इशू होता है। ये अब्दुल करीम टुंडा का एक फर्जी पासपोर्ट था, जिसको लेकर वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता था। लेटेस्ट जो उसकी आइडेंटिटी थी वो अब्दुल कुदूस थी, जिस नाम पर अब वो ट्रैवल करने लगा था। पाकिस्तान से लीगली दुनिया भर में कहीं भी ट्रैवल कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो लगातार यहाँ पे चलना शुरू होती हैं। एजेंसीज के पास में कहीं ना कहीं RNW रिसर्च एनालिसिस विंग के पास में, रॉक के पास में ये इंटेल्स मिलने लगे थे कि अब्दुल करीम टुंडा जो है एक्टिव भी है, उसके पास पाकिस्तान का एक अब्दुल कुदूस नाम का पासपोर्ट भी है, और ये सारी चीज़ें वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है, उसे अब पकड़ना ज़रूरी है। 2013 में शुरुआती दिनों में कई चीज़ें अब बदलने लगी। अब्दुल करीम टुंडा के लिहाज से एजेंसीज के पास में, RNW के, IB के और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास एक बहुत सेम तरह का पैटर्न उन्हें दिखना शुरू हुआ। उनके पास में कुछ इंटेल्स आ रहे थे लगातार, लेकिन उस पर काम जो था वो धीरे धीरे चल रहा था। 2013 में ये पैटर्न जो था वो बहुत तेज़ी से उनके सामने आया। एक ऐसा ब्रॉडर पैटर्न था जहाँ पे 1997 से लेकर 2013 के बीच में एजेंसीज ने कई सारे ऐसे मिलिटेंट्स को पकड़ा था जो कि टुंडा से रिलेटेड भी थे, जिनमें अबू कासिम का नाम सामने आता है, यासीन भटकल का नाम सामने आता है, इंडियन मुजाहिदीन के कई सारे ऐसे आतंकियों का नाम सामने आता है जो कि इन्वॉल्व थे कई बड़े ब्लास्ट में। इन सभी का लिंक कहीं ना कहीं अब्दुल करीम टुंडा से मिलता था, और इनसे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिलने लगी थी। तो सीक्रेट ऑपरेशंस के थ्रू स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हमारी इंडियन जो एजेंसीज़ हैं वो ये काम करना शुरू कर चुकी थी इसको पकड़ने का। इसी बीच में अगस्त 2013 के पहले हफ्ते में भारत को इंटेल मिलता है, हमारी खुफिया एजेंसी को एक टिप ऑफ मिला कि टुंडा जो है वो नेपाल के थ्रू भारत में घुसने का प्रयास करेगा, और ये जो कोशिश है उसकी जब वो करेगा तो यहाँ पे उसके पास में वही पाकिस्तानी पासपोर्ट भी होगा, साथ ही साथ नेपाल का वो रूट होगा। इस इंटेल की वजह से जो स्पेसिफिक इंटेल मिला इंडो नेपाल बॉर्डर का,
इस रूट पे एजेंसीज ने प्रॉपरली अपना फोकस जो था उसको बढ़ा दिया। अब इंटेल मिला था एक बहुत ही ट्रस्टेड सोर्स से, तो इस पे विश्वास करना भी ज़रूरी था। एजेंसीज जो थी उन्होंने अपना काम इस पे करना शुरू किया। टिप ऑफ मिलने के जस्ट बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने उत्तराखंड के बनबसा महेंद्र नगर जो सेक्टर है यहाँ पे इसको अपना फोकल पॉइंट बनाया और यहाँ पे अपनी जो एजेंसीज की टीम थी उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया। टीम्स को डिप्लॉय कर दिया जाता है। ज़रूरी था इस जगह पे डिप्लॉय करना क्योंकि इंडो नेपाल जो बॉर्डर है वो रिलेटिवली सॉफ्ट क्रॉसिंग पॉइंट भी माना जाता है एक तरह से, जहाँ से स्मगलर्स जो हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो ऑपरेट भी करते हैं। यही वो नेटवर्क है जहाँ से टुंडा का भी एक हमें इंटेल मिला था हमारी खुफिया एजेंसीज को कि वो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं उसको भारत में घुसाने के लिए कभी दुबई से, गल्फ से या फिर बांग्लादेश से हमेशा इस रूट को यूज़ करता है वो। तो स्पेशल टीम ने अपनी एक डेडिकेटेड टीम जो थी इस बॉर्डर के करीब में डिप्लॉय कर दी। लोकल उत्तराखंड पुलिस जो थी उनकी भी मदद ली गई, उनसे कोऑर्डिनेशन लगातार रखा गया। इंटेलिजेंस इनपुट के बेस पर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ दिन तक जो सस्पिशियस मूवमेंट थे वो उनके ऊपर नज़र रखी जाती है एजेंसीज के ऑफिसर्स के द्वारा। बसेस को, गाड़ियों को चेक किया जाता रहा, वॉच किया जाता रहा, कौन कौन आदमी यहाँ से गुजर रहा है, सबकी चेकिंग की गई। एजेंसीज को सिर्फ यहाँ पे जो नाम था अब्दुल करीम टुंडा, सिर्फ उसको नहीं ढूंढना था, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। और इसमें उनके पास एक बड़ा हिंट ये था कि फिजिकल फीचर्स जो थे वो भी उन्हें यहाँ पे मैच करने थे। अब्दुल करीम टुंडा के बारे में ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि उसका एक जो बायां आर्म है, लेफ्ट आर्म है, वो 85 में एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट में उड़ चुका है। दूसरी चीज़, बॉर्डर पर कोई भी ऐसा शख्स दिखे जो कि बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो, जिसका बाएं हाथ में कोई दिक्कत दिखे, तो उसको आपको पकड़ना है, उससे पूछताछ करनी है। तीसरी चीज़ ये थी कि उसकी जो दाढ़ी थी वो हीना डाई जो है, उसकी पूरी बियर्ड, एक लंबी बियर्ड पे एक भूरी आपको बियर्ड वो देखने को तस्वीरों में भी मिलेगी। तो इस तरह का शख्स था कि ये अगर दिखता है तो इसको आपको नहीं छोड़ना है, इसको आपको ज़रूर पकड़ना है, उससे पूछताछ करनी है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं एजेंसीज के लिए एक सफलता आगे जाके बनने वाली थी। और इसी के चलते फाइनली अब वो दिन आता है 16 अगस्त 2013 का। टुंडा कराची से निकला अपने उसी पासपोर्ट पर, दुबई जाता है, दुबई से काठमांडू जाता है और काठमांडू के थ्रू वो नेपाल इसी रास्ते से आने का, भारत के अंदर घुसने का प्रयास करता है। ये वो प्रॉपर्ली करने वाला था अपने प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे, लेकिन हमारी जो एजेंसीज थी उससे करीबन 10 कदम आगे थी। एजेंसीज बताती हैं कि उनके मुताबिक उन्हें ये पता था पहले से कि दुबई से ही जब वो निकला था, यहीं से हमारे लोग उसे ट्रैक कर रहे थे। उनके हिसाब से जब वो नेपाल पहुँचने वाला था उसके पहले ही वो अंडर वॉच था, पूरी तरह से उसकी रेकी की जा रही थी। और 16 अगस्त 2013 को दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास टुंडा जब बनबसा एरिया में नेपाल से इंडिया की तरफ एंटर हो ही रहा था, तभी एक पुलिस ऑफिसर ने, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एक ऑफिसर की अचानक एक व्यक्ति पर नज़र पड़ती है जो कि 70 साल करीबन की उम्र लग रही थी, बहुत बुजुर्ग था। उसके लेफ्ट हाथ में भी, आर्म में भी दिक्कत थी। और दूसरी चीज़, हिना डाई उसकी पूरी दाढ़ी के ऊपर थी, वो बहुत बुजुर्ग भी लग रहा था। देखने में साफ तौर पर दिख रहा था कि ये ही टुंडा हो सकता है। अचानक से नज़र पड़ी और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम इसी इंडो नेपाल बॉर्डर के पास अब्दुल करीम टुंडा को इंटरसेप्ट करती है। जैसे ही उसके पास जाया जाता है, उसे पूछताछ की जाती है। पता चल जाता है कि यही है डॉक्टर बॉम्ब, लश्कर तैयबा का बॉम्ब एक्सपर्ट, जिसने 6 सालों में जो 93 और 98 के बीच में करीबन 40 से ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट किए, 21 केसों में नामजद है। फाइनली अब्दुल करीम टुंडा को यहाँ से पकड़ लिया जाता है बिना किसी रेजिस्टेंस के। अब्दुल करीम टुंडा भारत की गिरफ्त में था। पुलिस की टीम्स ने जब उसको पकड़ा तो उसकी बॉडी को चेक किया गया, उसके पास से जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनको चेक किया गया। तो उन डॉक्यूमेंट्स में वही पासपोर्ट था, पाकिस्तानी पासपोर्ट उसके पास से मिला, जो कि 23 जनवरी 2013 को अब्दुल कुदूस के नाम से इशू किया गया था, जो कि इसका फर्जी एक नाम बन चुका था जिस पर ट्रैवल किया करता था। अरेस्ट के तुरंत बाद ही उसे कस्टडी में टीम लेती है और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाता है। स्पेशल कमिश्नर उस समय के SN श्रीवास्तव जी थे। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ह्यूज अचीवमेंट है, क्योंकि ये वो शख्स है, ये वो आतंकी है जो 40 से ज़्यादा ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है। खैर, इसके बाद अब्दुल करीम टुंडा का इंटेरोगेशन शुरू होता है और साल 2013 में एक खबर आई थी जिसने सबको चौंका के रख दिया था। दिल्ली पुलिस के जो अफसर वहाँ पे मौजूद थे उस इंटेरोगेशन रूम में, उन्हें भी चौंका के रख दिया था। दरअसल हुआ ये था कि 2013 में जब इसे पकड़ा गया, 70 साल करीबन की उम्र थी, आप सोचिए। अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ हो रही है एक इंटेरोगेशन रूम में, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं। उससे जब पूछताछ की जा रही है तो उसने सारी चीज़ें कबूली। उसने ये भी बताया कि दाऊद इब्राहिम जो है वो कराची में रहता है, मैं कई दफ़ा उससे मिला भी हूँ, और उसके बाद कई दफ़ा वो बाहर भी जाता है यहाँ से, कराची से, जब भी उसको जाना होता है अपनी मर्ज़ी मन मुताबिक।
जब सारी चीज़ें उसने कन्फेस की, उसे कोई भी रिग्रेट नहीं था, किसी भी चीज़ का अफसोस नहीं था, खेद नहीं था। अचानक से वो एक बात कहता है जिसने सन्न करके रख दिया सभी को, और वो बात थी कि अगर मैं यहाँ से आज़ाद हो गया, मैं यहाँ से निकल गया, तो एक बार फिर से मैं वही चीज़ करूँगा जो मैं अब तक कर रहा था। उसका साफ स्टेटमेंट था, अगर मैं आज़ाद हुआ तो वही काम फिर करूँगा। ये सुनते ही सारे अफसर जो थे वो सन्न रह गए थे, क्योंकि एक ऐसा आतंकी जो कि करीबन 70 साल की उसकी उम्र हो चुकी है, वो सोचिए किस तरह से ब्रेन वॉश्ड होगा या फिर किस तरह से वो इस काम में संलिप्त रहा होगा, क्या नुकसान वो भारत को पहुंचा सकता था, जो इस समय पर भी पकड़े जाने के बाद भी कह रहा है कि मैं बाहर निकलूंगा तो एक बार फिर से वही काम करूंगा। तो खैर ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि उसे क्या सज़ा मिली भारत में। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 1997 के आसपास जो ब्लास्ट हुए थे करोल बाग में, सदर बाजार में, 1997 में एक इन्फिल्ट्रेशन केस जो था, इन सब को मिलाकर टुंडा के ऊपर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की। पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसके जो टेररिस्ट वो लाता था, उसके बाद भारत में घुसाने का जो कोशिश करता था, उसके भी आरोप इसमें लगे थे। सारी चीज़ें पुलिस ने अपनी तरफ से कर दी थी, एजेंसीज ने कर दी थी, लेकिन कोर्ट में, अदालत में कहानी अलग होगी। 2015 में एक दिल्ली कोर्ट ने, दिल्ली की एक कोर्ट थी, अदालत थी, उसने 1994 के जो टाडा केस था टुंडा के ऊपर, जिसमें एक्सप्लोसिव्स और वेपन की कॉन्स्पिरेसी का पूरा केस था, उसके ऊपर एलिगेशन था, टुंडा को उसमें डिस्चार्ज कर दिया, एक्विट कर दिया, ये कहकर के कन्फेशनल स्टेटमेंट जो हैं और एविडेंस जो हैं वो उसके खिलाफ जो एविडेंस दिए गए हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। खैर इसके बाद अगला साल आया 2016 तक आते आते दिल्ली के जो 4 अलग अलग और केसेस थे टुंडा के ऊपर, जो पुलिस ने चार्जशीट में फाइल, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में दिए थे, करोल बाग का केस, सदर बाजार ब्लास्ट केस, कोर्ट ने इन सभी केसेस में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उसे एक्विट कर दिया और डिस्चार्ज कर दिया। जजेस ने बार बार ये कहा और ये नोट किया यहाँ पे कि पुलिस सब्सटेंशियल डायरेक्ट एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाई कोर्ट में, इस वजह से ये जो एक्विटल है वो हो रहे हैं। इन सारे एक्विटल्स के बाद भी, इन सब मामलों में बरी होने के बाद भी टुंडा जेल में ही बना रहा, क्योंकि हरियाणा में और दूसरी स्टेट्स में कई सारे ऐसे केसेस थे जो कि अभी भी पेंडिंग थे उसके ऊपर, वो अंडर ट्रायल चल रहे थे। कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो थी वो लंबी चली, लेकिन 2017 में फाइनली सोनीपत के एडिशनल सेशन जज ने, उनके कोर्ट ने 75 साल करीबन टुंडा की इस समय पर उम्र हो चुकी थी, 75 साल के टुंडा को सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी IPC की धारा के तहत और एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत यहाँ पे गिल्टी पाया। जो सोनीपत का ब्लास्ट हुआ था उसमें अक्टूबर 2017 में उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई जाती है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। साथ ही 1 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया। 75 साल की करीबन उम्र हो चुकी थी। डिफेंस का कहना था, जो कि टुंडा के लॉयर्स थे, उनका कहना था यहाँ पे कि ब्लास्ट के वक्त टुंडा पाकिस्तान में था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये जो प्ली है इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वर्डिक्ट के बाद उसे डासना जेल गाजियाबाद भेजा गया, पहले वहाँ शिफ्ट किया गया, उसके बाद में फाइनली अजमेर सेंट्रल जेल राजस्थान में भेज दिया गया, जहाँ पे वो आज भी लाइफ सेंटेंस जो है उसे काट रहा है। तो ये तो रही अब्दुल करीम टुंडा की पूरी कहानी, उसके पूरे सारे केसेस आपने यहाँ पे सुना। लेकिन एक परिवार जिसका एक शख्स भी इस तरह का निकल जाता है, तो उस परिवार के साथ में क्या होता है आप ये देखिए। 2013 में जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी तो एक वाक़या सामने आया था। मीडिया की टीम्स, दिल्ली पुलिस की टीम, एजेंसीज़ की टीम जब पिलखुवा पहुंची थी, जहाँ पे उसका परिवार रहा करता था, वो उसकी जो पहली वाइफ थी, उसके बच्चे रहा करते थे, जो 3 बच्चे थे उसके, उनसे जाके जब पुलिस लगातार पूछताछ करती थी, छानबीन करती थी, मीडिया भी जब वहाँ पे पहुंची, तो एक मीडिया कर्मी से उसके घर वालों ने कहा था कि हम थक चुके हैं, हम बुरी तरह थक चुके हैं, हमारे एक शख्स की वजह से, अब्दुल करीम टुंडा की वजह से, उसके एक्ट्स की वजह से पूरी फैमिली को पीड़ा झेलनी पड़ रही है, हमें बहुत कष्ट आज तक झेलना पड़ा है, हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये बुरे काम का बुरा नतीजा इस वजह से कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये असलियत होती है ऐसे परिवारों की, जो लोग इस तरह की मानसिकता में, जिहादी मानसिकता में निकल जाते हैं। इन चीज़ों से बचिए। आज ये जो केस आपको बताया, इसमें नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये केस बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा, क्योंकि 40 से ज़्यादा, 43 करीबन ब्लास्ट करने वाला एक ऐसा आतंकी जो कि ISI के लिए भी काम करता था, दाऊद इब्राहिम का करीबी रहा, लश्कर का बॉम्ब एक्सपर्ट रहा, बांग्लादेश से लड़कों को रिक्रूट कर करके उन्हें बॉम्ब सिखा कर भारत में भेजता था, उसे पकड़ा गया था एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत RAW, IB और दिल्ली स्पेशल सेल के। तो ये वीडियो आज का रहा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने व्यू पॉइंट ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।